Good evening, all of you. Today we will discuss पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव सिस्टम। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पाकिस्तान की कार्यपालिका व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जो वहाँ की इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उसमें आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट आते हैं और उसमें बेसिकली जो संघीय मंत्री हैं और राज्य मंत्री, इनको शामिल किया गया है। लेजिस्लेचर का वहाँ जो फॉर्मेशन है, वहाँ 2 हाउसेस है। अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं उन चेयरमैन होते हैं, और लोअर हाउस नेशनल असेंबली, जिनकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। एग्जीक्यूटिव का जो ये स्ट्रक्चर है सेंट्रल लेवल पर, इसी को प्रोविंशियल प्रांतीय स्तर पर जो गवर्नर है, वो ऑब्वियसली कि राष्ट्रपति का जो पद सेंट्रल लेवल पर है, वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गवर्नर वर्क करता है। और चीफ मिनिस्टर कैबिनेट को लेकर स्टेट लेवल पर वर्क होता है, और उसमें प्रोविंशियल मिनिस्टर्स और जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं उसी फॉर्मेट में काम करती है, जैसा कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वर्क हो रहा है। जो प्रत्येक प्रोविंस है, वहाँ पर एक प्रांतीय असेंबली का भी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। और वहाँ की जो न्यायपालिका व्यवस्था है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च शीर्ष पर है, हाई कोर्ट्स है, प्रत्येक प्रांत में उसकी व्यवस्था की गई है। और बाकी इम्पॉर्टेंट जो संवैधानिक ऑफिसेज हैं, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का पद है, अटॉर्नी जनरल का प्रोविज़न है, और एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गई है। अब हम आते हैं जो एग्जीक्यूटिव में जो मेन हेड है प्रेसिडेंट, उनके विषय में। प्रेसिडेंट को एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हेड ऑफ़ द स्टेट के रूप में उनको हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान माना जाता है। और प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है, उसका जो मूल है, वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे उनको एक नाम मात्र प्रमुख, एक सेरिमोनियल हेड के रूप में बहुत कम पावर के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। और आज के समय में अगर काफ़ी संशोधन हो चुके हैं, और इनके बारे में हम लोगों ने क्लास में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन भी किया है कि किस तरह से वहाँ डेमोक्रेसी क्राइसिस में रही है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में रही है, तो उसमें प्रेसिडेंट का वीक होना भी एक मेजर रीज़न रहा है। तो अब जो कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, उसको संविधान के तहत और मजबूत बनाया जाए। प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी होता है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकती है, उसको विघटित कर सकती है, और उसका अपने अपनी स्वेच्छा से ये कार्य कर सकती है। और वो गवर्नर को भी ये आदेश दे सकती है कि वो प्रांतीय सभा, विधानसभा को भी विघटित कर सके। और प्रेसिडेंट के पास इस तरह से हम देखें तो वो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो संघीय प्रशासन है, उसको पूरी तरह से विनष्ट कर सकता है, और प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था को भी पूरी तरह से परिवर्तित करने का, उसको डिसमिस करने का भी उसके पास पावर होता है थ्रू द गवर्नर। अगर हम प्रेसिडेंट के कुछ बाकी पावर की बात करें, तो वो अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। जो आर्मी के प्रमुख हैं, उनकी नियुक्ति भी वो अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। और प्रेसिडेंट जो है, वो एक तरह से गवर्नर्स को भी अपॉइंट करता है। लेकिन जो ये स्वेच्छा वाला शब्द प्रयोग किया गया है, यहाँ पे हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से सलाह मशवरा के बाद ही वो अपनी इस शक्ति का प्रयोग करता है। प्रेसिडेंट को ये भी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, और साथ ही हाई कोर्ट में भी वो जजों की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर करता है। और इसमें वो चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका भी परामर्श लेता है। प्रेसिडेंट को ये भी शक्ति होती है कि जितने महत्वपूर्ण कार्यपालिका के ऑफिसेस हैं, जैसे कि एम्बेसडर्स है, सिविल सर्वेंट्स हैं, उन सबको एडवाइस देने का भी पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। अब बात आती है कि जो प्रेसिडेंट जो है, वो बेसिकली 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, और उनका फिर से री इलेक्शन हो सकता है, वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं। और जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो चुनावी मंडल है,
उसमें जो इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को, उसमें दोनों हाउसेस के होता है, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस के भी मेंबर्स होते हैं। साथ ही जो 4 प्रोविंशियल असेंबली है, वहाँ की जो 4 राज्यों की प्रांतीय विधानसभाएं हैं, उनके भी सदस्यों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। प्रेसिडेंट के लिए जो कुछ मूलभूत योग्यताएं हैं, कुछ विशेष योग्यताएं हैं उसमें कि एक तो उसका मुस्लिम होना चाहिए क्योंकि वो एक इस्लामिक स्टेट है, दूसरा वो पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए और एटलीस्ट 45 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट में इतनी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो नेशनल असेंबली जो वहाँ की निम्न सदन है उसके सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो। और प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो संसद का भाग है, और प्रेसिडेंट जो है वो निश्चित रूप से वो किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास करता है। जब वो किसी पार्लियामेंट द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है तभी जाके वो आदेश जो है वो कानून के रूप में अपना स्वरूप ग्रहण करती है। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होता है, वो किसी भी बिल को अपने कुछ टिप्पणी के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकती है, और अगर ये दोबारा पास हो जाती है उनके सुझावों को मानते हुए या नहीं मानते हुए, तो फिर आगे प्रेसिडेंट अपनी सहमति देने से रोक नहीं सकती। अब उन्हें अपने उनकी सम्मति हो या ना हो, फिर वो विधेयक पारित माना जाएगा। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होता है कि वो कानून निर्माण कर सकती है अध्यादेश के माध्यम से। ये शक्ति भी एक तरह से राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो हमारे यहाँ की व्यवस्था की तरह ही है, और जब पार्लियामेंट के सत्र न चल रहे हो या पार्लियामेंट संसद जो है विघटित हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में वो अध्यादेश की अध्यादेश पारित करने की शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। और लेकिन जो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की बात है वो एक तरह से अस्थायी कानून के रूप में है, जो कि एक्सपायर कर जाते हैं आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद ही वो एक्सपायर कर जाएंगे अगर उसको प्रॉपरली संसद द्वारा फिर से अप्रूव ना हो जाए प्रॉपर टाइम के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की सिचुएशन हम देखें पाकिस्तान पर, वैसे तो हम लोगों ने इसको काफ़ी क्लास में डिटेल में डिस्कस किए ही हैं। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन जो फेडरल कैबिनेट है वो डोमिनेट करता है पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। और इस संघीय कैबिनेट में क्या हो, कौन कौन जो इम्पोर्टेंट फिगर हेड है, सब ये हेड इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि पूरी सरकार के चीफ मुख्य कार्यकारी प्रमुख होते हैं। और प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, और उसमें किसकी मदद लेते हैं, वो कैबिनेट की लेते हैं। और कैबिनेट में संघीय मंत्री भी होते हैं और राज्य स्तरीय मंत्री भी उसमें कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री की ये भी पावर है कि वो कैबिनेट के मंत्रियों का चयन करता है, और कैबिनेट के मंत्री क्योंकि वो कोर कमेटी ग्रुप की तरह काम करता है प्रधानमंत्री का, इसलिए उसके चयन में उन्हें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और जो पहली मीटिंग होती है नेशनल असेंबली की जनरल इलेक्शन के बाद, उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है, और जनरली वो एक मेजॉरिटी से उनका चुनाव किया जाता है ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज सिलेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। उस जो विजयी दल है उसके बहुमत दल के नेता को ही चुनाव जाता है, और वहाँ पे भी अगर पहले से फेस डिसाइड नहीं है तो फिर बहुमत के आधार पर वो लोग प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को डिसाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को केवल तभी अपने पद से हटाया जा सकता है जब एक उनके खिलाफ एक वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास किया गया हो, और वो भी बहुमत द्वारा पारित हो, और उसमें नेशनल असेंबली के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। जब कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया हो, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया हो, तभी प्रधानमंत्री उनके पद से हटाए जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री और कैबिनेट को राष्ट्रपति कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली। अगर नेशनल असेंबली का विघटन हो गया है, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कैबिनेट को उनके पद से हटा सकते हैं। यहाँ पे वो स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करता है। अब हम कंक्लूडिंग सिचुएशन में अगर हम आए तो कंक्लूडिंग डिस्कशन में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि कैसे वहाँ का जो सिस्टम है हमेशा एक उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस आते रहते हैं।
क्योंकि अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो डोमिनेंट फिगर की तरह प्रेजेंट किया गया था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और 1973 से लेके अगर जुलाई 1977 तक देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो निश्चित रूप से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर की तरह वहाँ काम भी किए थे और महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग का काम भी किए थे। और उनकी डेथ के बाद जिया मतलब उसके बाद होता क्या है ना कि वहाँ जो 4 बार मिलिट्री रेजिम, इस टॉपिक को हम लोग दूसरे टॉपिक में काफ़ी डिटेल में पाकिस्तान क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि वहाँ पर जो 4 बार अधिनायक शासन क्यों इस्टेब्लिश हुआ, अधिनायकवादी शासन, मिलिट्री हेड्स कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को उनके पद से हटाकर उनको डिसमेंटल करके किस तरह से अपनी पावर को इस्टेब्लिश किए, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पीपल का पॉलिटिकल लीडर्स में फेथ ना होना, उनका करप्शन में इन्वॉल्व रहना, ऐसे कई रीजंस थे जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई। और इससे हुआ कि वंस अगेन फ्रॉम द डेथ ऑफ जिया इन अगस्त 1988 टू द मिलिट्री टेक ओवर ऑफ मुशर्रफ इन अक्टूबर 1999, और जब जनरल जिया-उल हक की मृत्यु हो गई और फिर जनरल मुशर्रफ ने 1999 में फिर से मिलिट्री हेड के रूप में आए, तो ये जो बीच का टर्म था 88 से 99 तक, इसके बीच में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी कोशिश किया कि वहाँ पर एक प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट देने की कोशिश की और पॉलिटिकल फिगर के रूप में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं वहाँ का जो सिस्टम है वो टू सम एक्सटेंट प्रेसिडेंट का भी जो ऑफिस है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि क्या वास्तव में वो बहुत पावरफुल है या नहीं। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग कमांडिंग लीडर की तरह रोल प्ले करने में कैपेबल है तब तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग कमांडिंग लीडर के रूप में कैपेबल नहीं है तब हो सकता है वो उस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने में कैपेबल ना हो जितनी कि उनसे अपेक्षा की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पर्सनालिटी है वो बहुत मायने रखता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट अपने पावर को यूज़ करेगा और प्रेसिडेंट उसमें कितना सक्षम है। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसके कैसे टाई अप है, सिविल रिलेशनशिप कैसे हैं जनता के साथ, उसका मिलिट्री पर कितना कमांड है, क्या मिलिट्री उसके कंट्रोल में काम कर रही है या उसके कंट्रोल में बाहर चली गई है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर द्वारा जब वो ऑफिस हेल्ड किया जाता है, व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ हेल्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग लीडर। ये लास्ट की लाइन इसमें छूटी हुई है, हम इसको बाद में करेक्शन कर देंगे। जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर उसको हेल्ड करता है तब कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छे से डेमोक्रेटिकली काम करने में कैपेबल होता है। यहाँ आपको समझना होगा बेसिकली कि कैसे वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क की है, कैसे किन किन मेजर चैलेंजेस को उसने फेस किया है और किस तरह से वहाँ पर एक तरफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपने आप को स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ मिलिट्री रेजिम वहाँ के पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटाकर ऑटोक्रेटिक रेजिम को इस्टेब्लिश करना चाह रही है। और ऐसी सिचुएशन में सिंस इट्स इंसेप्शन, शुरुआत से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की क्या भूमिका रही है और आज के समय तक लेकर अभी भी आप देखिए किस तरह से इमरान खान के समय में किस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जीक्यूटिव फेस कर रही है। इस पूरे सिनेरियो को देखने पर हमें पता चलेगा कि वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करने का मैसेज दे और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में कैपेबल हो। थैंक यू।